हेलो एंड वेलकम एवरीवन। टीम इंडिया वर्ल्ड चैंपियन तो बन चुका है और अब आगे का रास्ता कैसे होगा, आगे का ब्लूप्रिंट कैसे होगा, स्पेशली इन T20I फॉर्मेट। हम सबको पता है कि अभी 50 ओवर वर्ल्ड कप भी आने वाला है नेक्स्ट ईयर। और जहाँ पे बात की जाए प्रेस कॉन्फ्रेंस की जो हुई, वहाँ पे भी कुछ सवाल पूछे गए कि ये इस जो T20I टीम है इसका नेक्स्ट टारगेट क्या होगा। तो उन्होंने ये भी बताया कि ओलंपिक में हमारा गोल्ड जो है वो एक टारगेट है, फिर नेक्स्ट T20I वर्ल्ड कप भी टारगेट है। तो इन सारी चीज़ों को मद्देनज़र रखते हुए ना हम तीन चार आज टॉपिक्स पे बात करने जा रहे हैं। और उनमें से एक मेन है कि आगे चल के ये जो टीम इंडिया है ये कैसे बदल सकती है, कैप्टन कौन हो सकते हैं उसके बारे में, संजू सैमसन का जो रोल रहा है इस वर्ल्ड कप में, ईशान किशन का इंक्लूजन जो लास्ट मोमेंट पे आया, बिल्कुल कहीं रेडार में नज़र नहीं आ रहे थे। ठीक है, डोमेस्टिक में तो शानदार परफॉर्मेंस कर ही रहे थे। सो और बॉलिंग में भी शायद हमें T20I अगर इस ही तरीके से खेलना है, खास करके होम कंडीशंस में, सो हो सकता है हमें एक दो बॉलर्स की और ज़रूरत पड़े। तो इन सारी चीज़ों के ऊपर बात करते हैं। सो अभी जो पहली चीज़ है ना कि टीम इंडिया का T20I का जो नेक्स्ट कैप्टन कौन हो सकता है, कैसे टीम जो है वो हमारी बन सकती है। रिटायरमेंट बिल्कुल खारिज कर दिया जड़ से सूर्य कुमार यादव ने, जो कि ठीक भी, आप इतना अच्छा कर रहे हो एज कैप्टन। बल्ले से उस तरह से रन नहीं आए एक डेढ़ साल में। एक न्यूजीलैंड की सीरीज फिर भी अच्छी गई थी इनकी। सो उस लिहाज से देखा जाए तो टीम इंडिया के लिए मेक और ब्रेक होगा ये वाला आईपीएल हर प्लेयर के लिए, जो मतलब स्पेशली सूर्य कुमार यादव के लिए। सॉरी। सो वो मेक और ब्रेक हो सकता है कि आईपीएल में अच्छी परफॉर्मेंस हो गई तो शायद शायद क्या, फिर तो पक्का ही टीम इंडिया कंटिन्यू करेगी सूर्य कुमार यादव के साथ। और फिर और भी बहुत सारी परमुटेशन कॉम्बिनेशन पे डिपेंड करते हो आप, श्रेयस अय्यर किस तरह से परफॉर्म करते हैं। क्योंकि मुझे लग रहा है लाइक टू लाइक रिप्लेसमेंट अभी इंडियन क्रिकेट में सूर्य कुमार यादव की मौजूद है, एज कैप्टन भी और एज प्लेयर भी। ठीक है, बिल्कुल अलग अलग पेडिग्री के प्लेयर्स हैं दोनों, श्रेयस अय्यर और सूर्य कुमार यादव। बिल्कुल अलग लेके आते हैं टीम के अंदर। अगर बात की जाए इन टर्म्स ऑफ देयर बैटिंग एबिलिटी, और बट खेलने का तरीका दोनों का सेम ही है, आक्रामक अंदाज है। बट जहाँ सूर्य कुमार यादव पेस को अच्छा खेलते हैं वहीं स्पिन को भी अच्छा खेलते हैं वो। बट श्रेयस अय्यर की जो डाउन द ग्राउंड हिटिंग एबिलिटी है स्पिनर्स के अगेंस्ट, उसको नज़रअंदाज नहीं किया जा सकता। बट मैं आऊँगा इस पॉइंट पे। पर उससे पहले बात की जाए तो ये मैं क्लैरिटी रखना चाहता हूँ यहाँ पे कि मेरे हिसाब से आईपीएल के ही ऊपर आपकी जो T20I टीम है वो तो आईपीएल के ऊपर डिपेंड कर सकती है। इसमें कोई बुरी बात नहीं है कि आप आईपीएल से ही अपने T20I के प्लेयर सेलेक्ट करो, वहाँ पे किस तरह की परफॉर्मेंस रहती है अभिषेक शर्मा की भी, और शुभमन गिल, साई सुदर्शन, यशस्वी जायसवाल, ये और वैभव सूर्यवंशी, ये टॉप के आपके प्लेयर्स हो गए। यहाँ पे कोई नंबर खुलता है तो फिर मिडिल ऑर्डर में आपके हो गए स्काई, तिलक वर्मा, ये सारे प्लेयर्स। आई थिंक बॉलिंग का डिपार्टमेंट आपका मोर और लेस सेम ही होने वाला है। वरुण चक्रवर्ती जरूर एज के थोड़ा सा डिफरेंट साइड पे हैं, वहाँ पे उनको रवि बिश्नोई और भी नए एक दो चेहरे शायद हमें देखने को मिले इस बार। सो वो सारे टक्कर दे सकते हैं। बट बॉलिंग में जसप्रीत बुमराह, अर्शदीप सिंह, कुलदीप यादव, इनका तो मुझे नहीं लग रहा कोई। और फिर इससे ऊपर वाले ऑर्डर में आ जाए तो हार्दिक पांड्या, शिवम दुबे, आई थिंक इनके साथ तो इंडिया कंटिन्यू करेगा नेक्स्ट 2 इयर्स भी। मुझे ऐसा लगता है चाहे वो ओलंपिक हो या फिर हो आपका नेक्स्ट T20I वर्ल्ड कप। बट मेन आपका आ जाता है मिडिल ऑर्डर में तिलक वर्मा, सूर्य कुमार यादव की आईपीएल की परफॉर्मेंसेस कैसी होती है। हाँ, कुछ गलत नहीं किया होगा इन्होंने, बट आगे चल के आपके पास ऑप्शन तो आपको क्रिएट करने ही है ना। आप मान के चलोगे नेक्स्ट वर्ल्ड कप की तैयारी आप इसी आईपीएल के बाद कर दोगे चाहे। बट ये है कि मेन फोकस इंडिया का 50 ओवर फॉर्मेट में रहेगा अभी आने वाले एक डेढ़ साल में, और बहुत सारे वनडे मैचेस भी खेले जाने हैं इस दौरान। बट T20I की पर्टिकुलरली बात की जाए तो ये सारे ऑप्शंस आपके खुल सकते हैं जिन प्लेयर्स के अभी तक दरवाजे बंद रहे हैं, स्पेशली श्रेयस अय्यर। एक और आईपीएल अपना वो ऐसे देते हैं एज कैप्टनसी और एज प्लेयर। सो वो शायद मुझे लग रहा है सीधा आला टीम के अंदर आने से उनको कोई रोक नहीं पाएगा, ऐसा मेरा पर्सनली ओपिनियन है ये। और दूसरी जो चीज़ है यहाँ पे
मुझे ऐसा लगता है कि जो नेक्स्ट T20 वर्ल्ड कप होने वाला है वो होने वाला है ऑस्ट्रेलिया एंड न्यूजीलैंड में। 50 ओवर तो साउथ अफ्रीका, नामीबिया और जिम्बाब्वे में होने वाला है। सो वहाँ पे आपकी पेसी और बाउंसी विकेट होगी, और बाउंड्रीज भी ऑस्ट्रेलिया में तो स्पेशली बड़ी होगी, न्यूजीलैंड में इतनी बड़ी नहीं होंगी बाउंड्रीज। सो वहाँ पे पेस का ज़्यादा रोल होगा। बट ये मान के चलो आपकी स्पिनर्स का T20I में रोल रहता ही रहता है। बहुत सारी टीमें आपके दो स्पिनर्स के साथ तो जाती ही जाती है, एटलीस्ट एक स्पिनर तो वो रखते ही रखते हैं आपके स्क्वाड में। सो वहाँ पे भी, तो वहाँ पे अगर सूर्या अपने आप को फिट रखें, आईपीएल में परफॉर्म करें, तो मेरे को लग रहा है सूर्या का एक और चांस वहाँ पे बन सकता है, क्योंकि वो बाउंसी पेसी विकेट होगी जो सूर्या को पसंद आती है, और उन विकेट्स पे सूर्या अच्छा कर सकते हैं, पेस को अच्छा खेलते हैं, अच्छा यूज़ करते हैं पेस का। वहीं श्रेयस अय्यर थोड़ा सा लड़खड़ाते हैं पेस के अगेंस्ट। सो वहाँ पे आई थिंक एज मिल सकती है सूर्या कुमार यादव को वहाँ चलते हुए। सो टीम उसी के अकॉर्डिंग प्रिपेयर करेगी अपने आप को। बट वही देखा जाए तो इस टीम इंडिया में जो बाकी प्लेयर्स बाहर भी बैठे हैं उनको आप ये कह के तो नज़रअंदाज नहीं कर सकते तो कि ये वाली विकेट्स लो एंड स्लो है, ये वाली पेस एंड बाउंसी विकेट्स है, क्योंकि ये सारे प्लेयर्स है ना, उनमें वो स्किल लेवल है कि वो किसी भी तरह की पिचेस पे विकेट पे खड़े होकर रन बना सकते हैं। सो ये तो रही बात। और दूसरी चीज़ आ जाती है आपकी जी संजू सैमसन की परफॉर्मेंस। बंदा जिस तरह से पिछले कुछ सालों से अंदर बाहर रहा है, ठीक है, उसमें किसी और की गलती नहीं है, इन्हीं की गलती है, वो परफॉर्म नहीं कर पाए। और मौक़ों की बात की जाए तो मौके उनको कम नहीं दिए गए, पूरे मैचेस उनको दिए गए। ठीक है, एशिया कप में उनका ऑर्डर नीचे कर दिया गया, फिर जितेश शर्मा को आप ले आए क्योंकि वहाँ पे नीचे संजू सैमसन से परफॉर्म नहीं हुआ, ऊपर आप शुभमन गिल को देख रहे थे, और फिर आपसे टीम से आप बाहर चले गए। लेकिन फिर से टीम ने रीथिंक किया, संजू सैमसन को फिर से टॉप ऑर्डर पे लेके गए शुभमन गिल को बाहर करने के बाद। कि पहला मतलब डिसीजन तो टीम मैनेजमेंट का यही था कि संजू सैमसन और अभिषेक शर्मा के साथ ही जाएंगे, बट वहाँ पे भी उन्होंने उनसे परफॉर्म नहीं हुआ मैच आफ्टर मैचेस। सो आपको मौके तो मिले हैं, ऐसा नहीं है कि संजू सैमसन के साथ जस्टिस नहीं हुआ, मैचेस तो मिले हैं, बट उन्होंने खुद के साथ जस्टिस नहीं किया था, ये हम कह सकते हैं। तो वो फाइनली ही डिड दैट इस वर्ल्ड कप में। जिस तरह से उनका बॉडी लैंग्वेज नजर आया, प्लेयर तो यार वो है ही शानदार। मतलब सब चीखते चिल्लाते हुए रह गए कि यार इससे बड़े कैलिबर का प्लेयर नहीं है इंटरनेशनल क्रिकेट में मौजूद। ठीक है, हम अभिषेक शर्मा की बात करते हैं, रोहित शर्मा भी हमने देखा है, बट ये बंदा जो क्लास पार्ट है यार, ये मतलब खड़े खड़े जिस हिसाब से एट ईच छक्के मारता है ना, मतलब बॉलर को कुछ टाइम तो ये हो जाता है कि यार बॉल डाले कहाँ। और आपने देखा ही ऑलमोस्ट 4 मैचेस में बंदे ने मोस्ट सिक्सेस जो इस टूर्नामेंट में लगे वो अपने नाम कर लिए। लोगों ने 8-8 9 9 मैचेस खेल के गए, उसके बाद भी वो रिकॉर्ड अपने नाम नहीं कर पाए। सो वो एबिलिटी शो करता है। सो एक तो टीम मैनेजमेंट को इसको क्रेडिट जाना चाहिए कि आउट ऑफ फॉर्म रहे, लेकिन वो स्कीम ऑफ थिंग्स में उन्होंने रखा कि यार कि हमारा ये नहीं चला ना सेटअप, तो संजू सैमसन को हमें अपने साथ तो रखना ही रखना है, इतना तो वो डिजर्व करते ही करते हैं। सो वो डिसीजन मुझे लगा, क्योंकि हो सकता था कि शायद ईशान किशन को आप संजू सैमसन की जगह भी ले आते, कि आपको लग रहा था ना कि यार मिडिल ऑर्डर में परफॉर्म नहीं हो रहा है, तो वो सेलेक्टर्स की भी वहाँ पे आपकी तारीफ बनती है, टीम मैनेजमेंट की, स्पोर्ट्स स्टाफ की, कैप्टन की यहाँ पे तारीफ बनती है कि आपने स्टिक किया यहाँ पे संजू सैमसन के साथ। और ईशान किशन को आप लेके आए, लेकिन आप लेके आए शुभमन गिल की जगह। तो वो डिसीजन, और फिर साउथ अफ्रीका की हार के बाद एक और डिसीजन कि उनको ओपन कराना। सो और उसके बाद फिर आपको दोनों हाथों से अपॉर्चुनिटी ग्रैब तो करनी होती है ना। सो उस लिहाज से संजू सैमसन ने जो पारियां खेली है यार, ऑलमोस्ट 200 से थोड़ा सा कम का स्ट्राइक रेट है उनका पूरे वर्ल्ड कप में। और रन आप देख लीजिए, 321 उन्होंने रन बनाए हैं। और वो अगर चाहते तो अपने 20-30 रन और बना सकते थे वो इन तीनों मैचों में, मतलब वो इजीली ही कैन कुड हैव क्रॉस 350। बट वो जो हमने कल भी बात की ना, जो फिलोसफी है, जो आइडियोलॉजी डाली गई है इस टीम के अंदर, कि माइलस्टोन के पीछे नहीं भागेगी ये टीम। अगर मारने वाली बॉल आप चाहे 99 पे है, चाहे आप 0 पे है, पहली बॉल खेल रहे हैं, अगर वो बॉल चौके छक्के वाली बॉल है तो उसके पीछे बैट्समैन भागेंगे। ये सारे बैटर्स के साथ हमें देखने को मिला है, तभी पॉसिबल हुआ है कि
बहुत सारे बैटर्स हमें दिखे हैं पहली दूसरी बॉल पे चौका छक्का लगाते हुए, बाउंड्रीज के लिए जाते हुए। सो वो एक बड़ी चीज़ है। और संजू सैमसन ने जिस हिसाब से अपने आप को प्रूव किया है ना यार, इससे बेटर कोई स्टेज हो नहीं सकता था। और अपनी पारी को, और वेस्ट इंडीज़ वाली पारी स्टिल मेरी फेवरेट रहेगी। संजू सैमसन की भी शायद से फेवरेट रहेगी, क्योंकि जिस तरह से टीम इंडिया को वहाँ से इन्होंने निकाला ना, और फिर आगे वो सेमीफाइनल्स में लेके चले गए, वहाँ से फिर वो अपनी वो जो फॉर्म थी उसको छोड़ा नहीं उन्होंने, टीम को भी नहीं छोड़ा। सो वो एक क्रेडिट जाता है संजू सैमसन को कि जिस तरह से एट ईज काम होके पूरी तीनों पारियां उन्होंने खेली है। इवन जिम्बाब्वे वाली भी छोटी पारी थी, बट वो इफेक्टिव इनिंग थी वो वाली भी। सो क्रेडिट जाता है यहाँ पे संजू सैमसन को जिस हिसाब से, और ट्रस्ट किया ठीक है कैप्टन और कोच ने भी, बट संजू सैमसन ने शायद, मुझे याद नहीं आता कि किसी प्लेयर ने इतने बड़े प्लेटफॉर्म पे तीन ऐसी मैच विनिंग पारी खेल दी और वन साइडेड आपने टूर्नामेंट अपनी टीम को जिता दिया हो। सेमीफाइनल, फाइनल और वर्चुअल क्वार्टर फाइनल, तीन बड़े मैच और तीन बड़ी पारियां। मतलब मुझे तो इंडियन हिस्ट्री में तो, क्रिकेट हिस्ट्री में तो याद नहीं आता कि किसी बैटर ने ऐसे तीन लगातार बड़ी पारियां खेल के, और स्पेशली T20I में यार, जहाँ पे गलती करने की गुंजाइश, गलती होने की गुंजाइश ज़्यादा रहती है। अब बात करते हैं जी ईशान किशन की। डोमेस्टिक में शानदार परफॉर्मेंस, उसके बाद सेलेक्टर्स को फिर से यहाँ पे आपको प्रेज करना पड़ेगा। यही तो गलतियां होती है ना बाकी टीमों में, हम देखते हैं, हम अपने पड़ोसी मुल्क में भी देखते हैं कि यार सेलेक्टर्स उस तरह से वो सेलेक्ट कर नहीं पाते हैं टीम अपनी, स्पेशली बड़े इवेंट के लिए। ठीक है, आप बायलैटरल्स में तो फिर भी थोड़ा इजी हो जाता है आपके लिए, एक दो प्लेयर आप ऊपर नीचे भी कर लेते हो, बट बड़े इवेंट्स में टीम सेलेक्ट करना किसी भी एंगल से इजी नहीं होता। सो वो क्रेडिट आपका जाता ही जाता है यहाँ पे, चाहे वो आरपी सिंह हो जाए या प्रज्ञान हो जाए, इन दोनों के ही नाम आते हैं ज़्यादातर इस डिसीजन के पीछे। सो वो यार क्रेडिट इनको जाता है। और फिर उस जिस हिसाब से ईशान किशन ने यार जो जो पारियां खेली है ना इस वर्ल्ड कप में, चाहे वो पाकिस्तान के अगेंस्ट हो, फाइनल में हो, सेमीफाइनल में वो छोटी पारी हो, और वेस्ट इंडीज़ के अगेंस्ट भी छोटी पारी खेली थी 5-7 बॉलों की, लेकिन वो भी मतलब मोमेंटम उन्होंने कहीं पे भी वो ब्रेक होने नहीं दिया इस अपनी इनिंग का। मतलब अभिषेक शर्मा जल्दी आउट हो रहे थे, उसके बाद ये नहीं कि आप संभल के 5-10 बॉलें खेल रहे थे। मतलब इस टीम का थ्रू आउट दिस वर्ल्ड कप ये पैटर्न अच्छा रहा है कि किसी ने बॉलें जाया नहीं की, बॉलें वेस्ट नहीं की किसी भी बैटर ने। अभिषेक शर्मा आउट ऑफ फॉर्म थे, बट ये नहीं था कि वो 20 में 20 बना के जा रहे हैं, वो 3-4 बॉल खेल के आउट हो रहे थे। जिस दिन 15-20 बना रहे थे, वो 7-8-10-12 बॉलों में वो बना रहे थे। सो ईशान किशन को क्रेडिट जाता है जिस तरह से उन्होंने इस वर्ल्ड कप में नंबर 3 पे खेले हैं वो लास्ट के चारों बड़े मैचेस इंडिया के लिए। और नंबर 3 किसी भी फॉर्मेट में एक इम्पोर्टेंट पोजीशन होती है आपकी। अगर आपका विकेट जल्दी गिर जाए तो भी आपको वो एक रन रेट मेंटेन करके चलना है, प्रेशर नहीं आने देना है, विकेट भी नहीं गिरने देना है। अगर या ऊपर से एक अच्छा स्टार्ट हो जैसे कि फाइनल में मिला हमें, सो उस स्टार्ट को ड्रॉप नहीं होने देना है, वो रन रेट नीचे नहीं गिरनी चाहिए। तो उस लिहाज से शानदार काम किया है यहाँ पे ईशान किशन ने। मोर देन 300 ही स्कोर्ड, और ऑलमोस्ट आई थिंक 18 या 19 छक्के लगाए इन्होंने इस वर्ल्ड कप में। और शाहिन अफरीदी को जो इन्होंने छक्का लगाया था, वो अभी भी मेरा वन ऑफ फेवरेट है इस वर्ल्ड कप में। ईशान किशन के द्वारा लगाया गया वो शॉट, पिकअप शॉट था, पुल शॉट था, बाउंसर पे वहाँ पे टेस्ट किया था, बट ही वॉज टोटली रेडी फॉर दैट। सो वो शॉट वन ऑफ माई फेवरेट शॉट थ्रू आउट दिस वर्ल्ड कप का रहा है। सो ये सारी चीज़ें हैं। और अब थोड़ी सी बात बॉलिंग की कर लेते हैं। बॉलिंग एट टाइम्स थोड़ा अंडर प्रेशर जरूर लगी हमें इस वर्ल्ड कप में, बट वहाँ पे आप बॉलर्स को क्रेडिट भी दोगे। जिस तरह की पिचेस पे हम खेल रहे थे ना, बाकी टीमें 250-250 खा रही थी। ठीक है, इंग्लैंड का मैच वरुण चक्रवर्ती का थोड़ा ज़्यादा ख़राब चला गया, जिस वजह से इंग्लैंड इतना करीब पहुंच गया। अदरवाइज शायद इंडिया इस मैच को भी 30-35-40 रन से जीत सकता था। सो एक है हमारा, हमें शायद से एक और पेस बॉलर ढूंढने की ज़रूरत है नेक्स्ट वर्ल्ड कप तक, मुझे ऐसा लगता है। ठीक है, हर्षित राणा रहेंगे स्कीम ऑफ थिंग्स में आगे चल के, बट मुझे ऐसा लगता है एक डेथ बॉलर और एक नई बॉल के साथ बॉल करने वाला बॉलर, क्योंकि हो सकता है आप वहाँ पे दो स्पिनर्स के साथ ना जाके एक ही स्पिन के साथ, एक ही स्पिन ऑप्शन के साथ जाएं, और आप तीन प्रॉपर पेस बॉलिंग ऑप्शंस के साथ जाए, तो आपके अर्शदीप और बुमराह अभी भी
उस वर्ल्ड कप में सॉलिड नज़र आएंगे, इसमें कोई शक नहीं है मुझे। बट आपको तीसरा पेसर चाहिए, सिराज, हर्षित राणा, प्रसिद्ध कृष्णा। शायद सिराज अभी तक मुझे एज लग रहा है, हर्षित राणा की बैटिंग की वजह से उनको भी एज हो सकता है। बट मुझे लग रहा है इन 2 सालों में इंडिया शायद तक कामयाब हो जाएगा अपना तीसरा पेस ऑप्शन ढूंढने में भी, जिसके पास थोड़ी स्पीड भी हो और हाइट भी हो, क्योंकि वहाँ पे आपको वो परचेज भी मिलेगा उन विकेट्स पे। और डेथ बॉलिंग का एक अच्छा खासा ऑप्शन ना भी मिले, चलो मैं बोलता हूँ मिडिल ऑर्डर में, क्योंकि डेथ का ऑप्शन अभी भी आपके पास अर्शदीप और बुमराह के 2-2 ओवर आप लास्ट तक बचा के रख सकते हो। मिडिल फेज में भी करने वाला कोई बॉलर आपको मिल गया हार्दिक पांड्या के साथ, सो आपका काम चल जाएगा। तो मुझे ऐसा लगता है अभी से इंडिया को तैयारी करनी पड़ेगी अपनी बॉलिंग को सुदृढ़ करने के लिए, और एक वरुण चक्रवर्ती के साथ भी एक ऑप्शन आपको ढूंढ के रखना पड़ेगा। और मुझे उम्मीद है कि इस आईपीएल में वो भी काम शायद से टीम इंडिया कर लेगी। ये आईपीएल है, नेक्स्ट आईपीएल है, इन दोनों आईपीएल के सीजन्स में शायद से हम फिगर आउट कर पाएंगे कि हमारे पास वो ऑप्शंस कौन सा होगा। वरुण चक्रवर्ती के अलावा रवि बिश्नोई आपके पास है, विपराज निगम के रूप में एक अच्छा स्पिन बॉलिंग ऑलराउंडर आपके पास उभर रहा है। कुलदीप यादव हमेशा रहेंगे अभी आने वाले सालों में, वो तो तुरुपकाई का है ही है हमारा, ठीक है। और वरुण चक्रवर्ती अगर आउट ऑफ फॉर्म होते हैं या टीम से बाहर होते हैं तो पहला अपॉर्चुनिटी तो उनको ही मिलेगा। सो आज के लिए इतना ही है। सारी चीज़ों में हमने बात की, वर्ल्ड कप हमारा अच्छा गया, अब आईपीएल आने वाला है, उन पे भी आगे चल के हम चर्चा करेंगे एक एक टीम पे। बट ओडीआई वर्ल्ड कप की भी तैयारी शायद से इंडिया स्टार्ट कर दे, बट इसी आईपीएल के दौरान ही टीम मैनेजमेंट खास करके सेलेक्टर्स भी। और मुझे ऐसा लगता है कि ओडीआई फॉर्मेट है ना, वो सबसे सेटल फॉर्मेट है हमारे लिए। T20 में फिर भी आप इस वर्ल्ड कप से पहले एक दो पोजीशंस को लेके श्योर नहीं थे, बट ओडीआई फॉर्मेट में ऐसा कुछ चीज़ ही नहीं है। सबसे सॉलिड हमारा वो फॉर्मेट है, सबसे सेटल टीम है। चाहे वो आप बॉलिंग में देख लीजिए, एक दो आपकी ऑप्शंस इधर उधर रहेंगे, स्पिन में आपके पास जडेजा, अक्षर पटेल, कुलदीप यादव है। और फिर आप जो साउथ अफ्रीका जाने वाले हो तो आई डोंट थिंक वहाँ पे वरुण चक्रवर्ती को कंसीडर किया जाएगा। चैंपियंस ट्रॉफी में हालांकि उनकी शानदार परफॉर्मेंस थी। उसके अलावा हार्दिक पांड्या के रूप में आपके पास एक अच्छा ऑलराउंडर आ जाता है। फिर नीतीश रेड्डी, शिवम दुबे आई डोंट थिंक कि वहाँ पे कंसीडर किए जाएंगे 50 ओवर में। और फिर आपका टॉप ऑर्डर शुभमन गिल, रोहित शर्मा, बैकअप ओपनर आपके यशस्वी जायसवाल हो गए। मिडल ऑर्डर में आपका सबसे बेस्ट मिडल ऑर्डर मुझे इस टीम का लगता है केएल राहुल, विराट कोहली, श्रेयस अय्यर, और उसके बाद आपके आ जाते हैं हार्दिक पांड्या, अक्षर और रविंद्र जडेजा। इसमें कुछ ऊपर नीचे हो सकता है, आप वोशी को इंक्लूड कर सकते हो या कोई और नया प्लेयर यहाँ पे लेके आ सकते हो, बट एक दो चेंजेस के अलावा ये सबसे बेस्ट फॉर्मेट लगता है मुझे टीम इंडिया का। ठीक है, परफॉर्मेंस पिछले 1.5-2 साल में उस तरह की शायद ना रही हो जिस तरह से T20 में हमने परफॉर्म किया है, बट यहाँ पे रोहित शर्मा, विराट कोहली के आने के बाद थोड़ा सा जो है टीम में एक्सपीरियंस भी वो नज़र आता है जो कि आपको चाहिए इस लॉन्गर फॉर्मेट में। तो अभी के लिए इतना ही है, आगे चल के बात करेंगे शायद कि हम आगे और क्या ऑप्शंस हो सकते हैं इंडिया के लिए। अभी के लिए इतना ही, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए टेक केयर, बाय बाय।